तो आज की क्लास में ओरल कैविटी से रिलेटेड एक और डिजीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कंडीशन है ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, जिसको बोलते हैं OSMF, ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। तो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस क्रोनिक प्रोग्रेसिव स्कारिंग डिजीज़ है। किस तरह की डिजीज़ है? क्रोनिक डिजीज़ है, इसमें प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और स्कारिंग डिजीज़ है जो अफेक्ट करेगा किसको? ओरल म्यूकोजा को। यानी ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस वो डिजीज़ है जो ओरल कैविटी के अंदर डेवलप होगा, ओरल म्यूकोजा के अंदर डेवलप होगा, या स्कारिंग डेवलप होती है, और ये स्कारिंग क्रोनिक प्रोग्रेसिव स्कारिंग है। ठीक है, यानी एक दिन में डेवलप नहीं होता है, एक्यूट स्टेज नहीं है, ये क्रोनिक टाइप क्रोनिक प्रोग्रेसिव स्कारिंग है जो ओरल म्यूकोजा को अफेक्ट करेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ जेक्स्ट्रा एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा। जेक्स्ट्रा एरिया का जो एपिथेलियम होगा उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा। इसके अलावा प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट का एबनॉर्मल डिपोजिशन। तो यहाँ फाइब्रोब्लास्ट का एबनॉर्मल डिपोजिशन होगा। तो पहले तो जेक्स्ट्रा एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस इंड्यूस होगा। प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस अगर इंड्यूस होगा, एबनॉर्मल फाइब्रोसिस होगी, तो वो रेस्ट्रिक्ट करेगा किसको? जॉ की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रिस्मस। तो फाइनली ट्रिस्मस डेवलप हो जाएगा, नहीं जॉ की मूवमेंट क्या होगी? वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कंडीशंस की हम बात करें तो पोटेंशियली मैलिग्नेंट कंडीशन है, यानी इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांसेस ज़्यादा है। लास्ट स्टेज के अंदर, यहाँ स्टेजेस आगे डिस्कस करेंगे, 4th स्टेज के अंदर ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है या वहाँ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस पोटेंशियली मैलिग्नेंट कंडीशन है। यहाँ फंक्शनल इम्पेयरमेंट तो होता ही है, सीरियस फंक्शनल इम्पेयरमेंट अर्ली स्टेज के अंदर होगा, बाद में ये पोटेंशियली मैलिग्नेंट कंडीशन होने की वजह से मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है इसमें। क्लियर है सबको? ये इमेज आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एबनॉर्मल फाइब्रोसिस इंड्यूस हो रही है, और ये या तो पेल अपीयरेंस इसका हो सकता है या ये ब्लूइश टिंज के साथ अपीयर हो सकता है। म्यूकोजा के अंदर एबनॉर्मल फाइब्रोसिस जहाँ भी होगी, ये एरिया इस तरह से अपीयर होगी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एपिडेमियोलॉजी में अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो कॉमन है इंडियन सब कंटिनेंट्स के अंदर। इंडियन सब कंटिनेंट जब कह रहे हैं इसका मतलब है इंडिया के अंदर भी कॉमन है। इंडियन सब कंटिनेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये एशियन सब कंटिनेंट आप कह सकते हो या इंडियन सब कंटिनेंट कह सकते हो, जिसमें ज़्यादा कॉमन है। एज ग्रुप अगर हम बात करें 20 to 40 ईयर्स, ये कॉमन एज ग्रुप है। मेल के अंदर ज़्यादा इंसिडेंस है एज कम्पेयर टू फीमेल। प्रिवलेंस रेट अगर हम बात करें 0.2 से लेकर 1.2% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। और साथ साथ मैलिग्नेंसी अगर इसमें अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है 7 से लेकर 13% केसेस के अंदर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं यहाँ पे खासतौर से देख रहे हैं यंग एज के अंदर ज़्यादा कॉमन है, साथ साथ में मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि मेल जो खास तौर से बिटल नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या एरिका नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पान मसाले का इस्तेमाल होता है, जर्दा का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बिटल नट्स का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको च्यूइंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रीडिस्पोज करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। ठीक है, फीमेल के अंदर चूंकि इस तरह के इंसिडेंस कम है, इसी वजह से यहाँ जो आप देख रहे हैं डिफरेंस इन इंसिडेंस जो देख रहे हैं कि फीमेल्स इस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करती, इसी वजह से उनमें ये डिजीज डेवलप नहीं होती। इटियोलॉजी की बात करें और रिस्क की बात करें तो इसमें फर्स्ट फैक्टर है खास तौर से कंजप्शन ऑफ एरिका नट्स है। एरिका नट्स कोई कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है, च्यू कर रहा है, तो वो मेन पॉजिटिव फैक्टर है किसके लिए? ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस के लिए। इसके अलावा टोबैको च्यूइंग है, बीटल क्वेट्स का इस्तेमाल करना, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसके नतीजे में भी ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो सकती है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है, तब भी ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। स्पाइसी फूड कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, स्पाइसेस में खास तौर से अगर चिलीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है तो वो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस को इंड्यूस कर सकता है। तो ग्रीन चिलीज़ या जो भी चिलीज़ है उसके अंदर भी कंटेंट होता है जो फाइब्रोसिस इंड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे ही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस भी हैं, यानी इम्यूनोलॉजिकल डिरेंजमेंट अगर है उसके नतीजे में भी ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। तो इसमें हम कोई मटेरियल जो फूड मटेरियल ले रहे हैं जो उसके अंदर जो एल्कलॉइड्स है वो क्या है? एरिकोलिन है। तो एरिकोलिन बेसिकली स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ
फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होगा। इसके अलावा कोलेजन सिंथेसिस वो भी प्रोलिफरेट होता है, तो एरिकोलिन के इस्तेमाल से एरिकोलिन बेसिकली स्टिमुलेट करेगा फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन को, साथ साथ में कोलेजन सिंथेसिस को इन्हांस कर देगा। कोलेजन सिंथेसिस इन्हांस भी होगा, साथ साथ में डिक्रीज कोलेजन डिग्रेडेशन होता है। तो इस डिजीज की कंडीशन में अगर हम बात करें, जो मैकेनिज्म है, जो अल्कलॉइड से रिस्पॉन्सिबल है, वो एरिकोलिन है। एरिकोलिन प्रोलिफरेट स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन को। इसके अलावा कोलेजन सिंथेसिस को इन्हांस कर देता है और साथ साथ में डिक्रीज करता है कोलेजन डिग्रेडेशंस को, यानी जहां एबनॉर्मल कोलेजन का डिपोजिशन होता है वो डिग्रेड हो जाता है आफ्टरवर्ड। बट यहाँ इस डिजीज की कंडीशन में कोलेजन डिपॉजिट होगा एबनॉर्मली, डिग्रेडेशन उसका नहीं होगा। एबनॉर्मली डिपॉजिट तो होगा पर डिग्रेडेशन नहीं होगा। फाइनली एक स्टेज आता है जहाँ इन्फ्लामेशन इंड्यूस होगा। इन्फ्लामेशन यानी अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एरिकोलिन बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन कॉज करता है, कोलेजन डिफिशिएंसी, कोलेजन सिंथेसिस इन्हांस होती है, उसके पीछे मैकेनिज्म ये कि पहले इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ ओरल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के रिकवरी स्टेज में हमने डिस्कस किया था, कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर को रिप्लेस करने वाला कौन सा टिश्यू है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट अगर अपीयर होगा तो फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी, फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी तो फाइनली ये जो मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं कि एबनॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन होगा, साथ साथ में कोलेजन डिपोजिशन भी होगा और इसके साथ साथ एपिथेलियल जो म्यूकोजल एपिथेलियल होगा वो भी क्या होगा? एट्रोफिड हो जाएगा। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसीजर नहीं है, मल्टीपल कंडीशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के बाद फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस के बाद एबनॉर्मल डिपोजिशन होगा फाइब्रोब्लास्ट का, साथ साथ में जो इपिथेलियल लाइनिंग है ओरल कैविटी की वो डिप्लीट हो जाएगी, वो एट्रोफिड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये मैकेनिज्म अगर फर्दर प्रोसीड करता है तो उसके नतीजे में स्टिफनेस डेवलप हो जाएगी और ट्रिस्मस डेवलप हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट खास तौर से बर्निंग सेंसेशंस की बात करते हैं, यानी जो पेशेंट इस तरह का होगा जो ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस के साथ आएगा, प्रेजेंट करेगा, उनमें क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? बर्निंग सेंसेशन और खास तौर से स्पाइसी फूड लेने के बाद बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल खाना बिना सॉल्ट के और बिना स्पाइसेस के इस्तेमाल के भी ले रहे हैं, तब भी उनको बर्निंग सेंसेशन होती है। ये बेसिकली इंडिकेट करता है सीवियरिटी ऑफ डिजीज को। तो यहाँ बर्निंग सेंसेशन होगा, ब्लैंचिंग होगी, स्टिफनेस होगी, ओरल म्यूकोजा पे ब्लैंचिंग कहते हैं कि वो पेल अपीयर होगा, ब्लैंचिंग होगी, स्टिफनेस वहाँ प्रेजेंट होगा और प्रोग्रेसिव यहाँ ट्रिस्मस डेवलप होगा, यानी रेस्ट्रिक्शन होगा, जो हमारा जॉ की मूवमेंट होगी वो रेस्ट्रिक्ट होगी और वो फर्दर प्रोग्रेस करता जाएगा। अब इसको कैसे असेस कर सकते हैं? असेस करने का मैकेनिज्म यही है कि हम 2 इंसीजर टिथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं। नॉर्मली मिनिमम 2 फिंगर होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो किसको इंडिकेट करता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ जॉ मूवमेंट को, और जॉ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने वाली कंडीशन क्या हो सकती है? ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। क्लियर है? तो यहाँ ट्रिस्मस होगा, फाइब्रस बैंड डेवलप होगा, बकल म्यूकोजा के अंदर, सॉफ्ट पैलेट के अंदर भी डेवलप हो सकता है। टंग की मोबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। टंग बेसिकली हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प तो करता ही है, इसके अलावा टंग क्लीनिंग ऑफ माउथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो टंग की मोबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो स्पीच इफेक्ट हो सकता है, स्वेलिंग का जो मैकेनिज्म है वो भी होगा, साथ साथ में जो पुअर हाइजीन डेवलप होगा, ऑल बिकॉज ऑफ वहाँ की क्लीनिंग नहीं होगी, क्योंकि माउथ पूरा ओपन नहीं होगा। लास्ट स्टेज में आते थे पेशेंट को प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि वो कोई भी सॉलिड कंटेंट नहीं ले पाता, वो ओरली या तो लिक्विड लेता है, या लास्ट स्टेज में जहाँ पर टोटल जॉ फिक्सेशन हो गया, ऐसी कंडीशन में हमें इंट्यूबेट करने की ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ में हमें नेज़ल ट्यूब की मदद से, राइल्स ट्यूब की मदद से उनको फिट देना पड़ता है। तो ये कंडीशन डेवलप होती है। हमारे पास ओपीडी के अंदर कई पेशेंट ऐसे आ चुके हैं और कई पेशेंट मैं इससे पहले देख चुका हूँ जिसमें इस तरह की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल स्टेजिंग की। तो क्लिनिकल स्टेजिंग हम 4 तरह से कर सकते हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 की कंडीशन में सिर्फ बर्निंग होगी, यानी बर्निंग कंप्लेन होती है पेशेंट को, सिर्फ इंक्रीज बर्निंग सेंसेशन होगा पेशेंट में, ब्लैंचिंग होगी, यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये फर्स्ट स्टेज है। किसी को बहुत ज़्यादा खाने के में अल्दो स्पाइसेस बहुत कम है फिर भी उसको मिर्ची लग रही है, जिसको कह सकते हैं बर्निंग सेंसेशन, तो ये फर्स्ट स्टेज है ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस का। आपको वहीं विजिलेंट होने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेज के अंदर
फाइब्रस बैंड बन जाएगा, माइल्ड रेस्ट्रिक्शंस होगा। थर्ड स्टेज के अंदर सीवियर फाइब्रोसिस होगी, मार्क्ड ट्रिस्मस होगा। फोर्थ स्टेज के अंदर ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस विद लिपोप्लेकिया या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेज बेसिकली मैलिग्नेंसी का स्टेज है, इसके अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर पेशेंट को सीवियर फाइब्रोसिस होगी, मार्क्ड ट्रिस्मस होगा। तो इस तरह से हम स्टेजिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हमारा जो डायग्नोसिस डिपेंड करता है क्लिनिकल एग्जामिनेशंस पे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से साथ साथ में हिस्ट्री से, हिस्ट्री किस चीज़ की मिलेगी, जो भी हमने डिस्कस किया था कि बीटल नट्स च्यूइंग का, पान मसाला का, इस तरह का गुटखा होगा या टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री मिलेगी, तो ये सारी हिस्ट्री मिल सकती है। या कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है तो वो उसकी हिस्ट्री मिल सकती है। जो कुछ भी हमने इसके इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर डिस्कस किया है वो रिलेवेंट फैक्टर्स की हिस्ट्री मिल सकती है। ठीक है, बायोप्सी या आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस सपोज करिए आप क्लिनिकली अगर आप डाउटफुल हैं तो आप ऐसी कंडीशन में बायोप्सी करा सकते हैं, या जहां आपका ट्रीटमेंट सर्जिकल इंटरवेंशन आपको देना है वहां आप बायोप्सी कराकर कंडीशंस को कंफर्म करेंगे। उसके बाद फर्दर आप ऑपरेटिव इंटरवेंशन के लिए जाएंगे। सेकेंड है माउथ ओपनिंग मेजरमेंट। तो माउथ ओपनिंग मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी बताया है कि मिनिमम 2 फिंगर 2 इंसिजर टीथ के बीच में गैप होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है, जॉ फिक्सेशन है, ट्रिस्मस की कंडीशन है। तो ये इंडिकेट कर सकता है कि इसको डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी आप करा सकते हैं, जिसमें अगर जो टिश्यू आपने रिसीव किया है उसके अंदर हाइलिनाइजेशन की कंडीशन है, कोलेजन डिपोजिशन एबनॉर्मली है या एपिथेलियल एपिट्रोफी है उस टिश्यू के अंदर, तो ये इंडिकेट करता है ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस को। मालमपट्टी ग्रेड ये बेसिकली मैंने इस वजह से इंक्लूड किया है कि आपको पता होने चाहिए कि ओरल कैविटी कितनी ओपन होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमारा सॉफ्ट पैलेट विजुलाइज होता है, हार्ड पैलेट विजुलाइज होता है। ठीक है, इसके अलावा यूवुला टोटली विजुलाइज होता है। सेकंड ग्रेड के अंदर आप यूवुला सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट विजिबल है, पर यहाँ यूवुला होगी हाफ ऑब्स्क्योर होगी। क्लास थर्ड मालमपट्टी ग्रेड के अंदर यहाँ पे जो यूवुला है टोटली विजुलाइज नहीं है, हार्ड पैलेट विजुलाइज है, सॉफ्ट पैलेट विजुलाइज नहीं है। इस कंडीशन में टोटली यूवुला ऑब्स्क्योर हो गया है, यहाँ पे सिर्फ हार्ड पैलेट विजिबल है। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है एक तो मालमपट्टी ग्रेड। तो अगर जॉ फिक्सेशन होगा तब भी मालमपट्टी ग्रेड क्या होगा, वो हैम्पर हो सकता है। अल्दो मालमपट्टी ग्रेड का इस्तेमाल हम करते हैं इंट्यूबेशंस के लिए, इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशंस के लिए। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जहां माउथ ओपनिंग बहुत कम है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं। नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, ओरल इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं करते। ठीक है, जहां डिफिकल्टीज हैं तो वहां हम नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे, नेजल कैविटी के थ्रू इसका इंट्यूबेशन करेंगे। डिफरेंशिएट डायग्नोसिस की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है ओरल लाइकल प्लेनस, इससे डिफरेंशिएट करेंगे। स्क्लेरोडर्मा है उससे डिफरेंशिएट करेंगे। ल्यूपस इरिथोमेटस की कंडीशन है उससे डिफरेंशिएट करेंगे। ल्यूकोप्लेकिया उससे डिफरेंशिएट करेंगे। प्लम्बर विजन सिंड्रोम है, इसमें भी कंडीशंस ऐसी डेवलप होती है तो उससे भी डिफरेंशिएट करेंगे। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट हमारा फोकस्ड होगा सेसेशन ऑफ जो हैबिट्स हैं, खासतौर से जिसमें एरिका नट्स कंजप्शंस है, बेटल नट्स कंजप्शंस है, टोबैको च्यूइंग है, उसको सेसेशंस के लिए आप पेशेंट को काउंसिल करोगे, उसको आप एडवाइस करोगे। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन बी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा होगा फार्माकोलॉजिकल हमारा ट्रीटमेंट होगा, उसमें टॉपिकल हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी आप दे सकते हैं। ओरली जो ऑइंटमेंट के फॉर्म में हो सकता है वो ऑइंटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, या गार्गल्स के फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इंट्रालेजनल स्टेरॉइडल थेरेपी हो सकती है, या हाइलुरोनिडाइज इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये बेसिकली हाइलुरोनिडाइज जो एबनॉर्मल फाइब्रोसिस की कंडीशन है, एबनॉर्मल कोलेजन की सिंथेसिस है, उसको रेगुलेट करता है। इसी वजह से जहाँ पे लेजन बना हुआ ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी, उसी लेजन एरिया के अंदर इंट्रालेजनल हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, या हम हाइलुरोनिडाइज का इंजेक्शन देंगे उसके अंदर। माउथ ओपनिंग के लिए फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज होती है, तो फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन खासतौर से इंडिकेटेड है थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज के अंदर। यहाँ एक्सीजन करते हैं, फाइब्रस बैंड जो बन गया है उसको हम रिमूव करते हैं, और कोरोनाइडेक्टोमी हम कर सकते हैं। इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के अंदर
आपने जो बैंड हटाया, फाइब्रस बैंड हटाया, म्यूकोजा को भी हटाया है, उसके बाद वहाँ पे फ्लैप रिकंस्ट्रक्शंस होता है। इसमें बकल फैट पैड का यहाँ ग्राफ्ट होगा, यानी खासतौर से यहाँ ग्राफ्टिंग करेंगे। नेजल लेबियल फ्लैप का रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ जाती है। स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। टाइप ऑफ द ग्राफ्ट है जहाँ आपने फाइब्रस बैंड हटाया है, जहाँ कोलेजन का एब्नॉर्मल डिपोजिशंस है, उस म्यूकोजा को आपने स्ट्रिप किया है, तो उसको एज इट इज़ आप नहीं छोड़ सकते, वहाँ ग्राफ्टिंग भी करेंगे। कई बार कंस्ट्रक्शन बैंड होता है तो जेड प्लास्टी भी की जाती है। तो मल्टीपल सर्जरीज इसके अंदर इंडिकेटेड है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन बाद में, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव आप रिकंस्ट्रक्शंस करते हैं, जैसे बकल फैट पैड ग्राफ्ट हो सकता है, नेजोलेबल फ्लैप ग्राफ्ट हो सकता है, या स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव भी आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस करने की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले नेजल इंट्यूबेशन करेंगे। जब भी हम पेशेंट को ऑपरेट करेंगे उनको जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, इसी वजह से नेजल इंट्यूबेशंस करते हैं। इंसिजन और एक्सपोजर्स खास तौर से किसके लिए होगा? फाइब्रस बैंड के लिए। फाइब्रस बैंड को एक्सपोज करने के लिए इंसिजन देंगे। उसके बाद जो फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हुआ है उसको एक्सरसाइज करेंगे। उसके अलावा कोरोनोडैक्टोमी हम करेंगे। अगर ट्रिस्मस है, ट्रिस्मस कंडीशन परसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोरोनोडैक्टोमी हम करते हैं। ग्राफ्ट प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऊंड बनेगा आफ्टर सर्जरी उसको कवर अप करने के लिए हम ग्राफ्टिंग करेंगे। सूचरिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ज़रूरी है। अगर सूचर किया गया है तो उस एरिया का केयर करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो यहाँ जो ट्रिस्मस जिसके लिए हम ऑपरेशंस कर रहे थे वो परसिस्ट कर सकता है। सपोज कि जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट, उस तरह से रिजल्ट अगर नहीं आता, इसका मतलब है ट्रिस्मस जो जॉ फिक्सेशन है वो अभी भी परसिस्ट कर सकता है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। स्पीच एंड स्वेलोइंग जो डिफिकल्ट हो सकती है। ग्राफ्ट फेल्योर हो सकता है, यानी रिकरेंसी भी हो सकती है। प्रोग्नोसिस इस पे डिपेंड करेगा कि किस स्टेज के अंदर आप उसको डायग्नोज कर रहे हैं और आपने ट्रीटमेंट कब शुरू किया है। तो अर्ली स्टेज के अंदर प्रोग्नोसिस बेहतर है। जो हैबिट्स हैं अगर आप अर्ली उसको सेसेशन कर देते हैं, अर्ली वो आप स्टॉप कर देते हैं, तो उसमें प्रोग्रेशन बेहतर है। एडवांस केसेस के अंदर जो प्रोग्नोसिस होगा वो पुअर होगा, क्योंकि उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशंस ऑलरेडी हमने जो कॉज डिस्कस किया है उसी को अवॉइड करेंगे, यानी एरिका नट्स या टोबैको च्यूइंग को अवॉइड करेंगे। पब्लिक एजुकेशन ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है कि जो तंबाकू या गुटखा पदार्थ आप इस्तेमाल करते हैं वो ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस इंड्यूस कर सकता है, वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो अल्दो बहुत सारे लोग हैबिचुअल्स होते हैं और एक्सेप्टेंस उनमें नहीं आती, वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, हम तो सालों से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो, किसी में अर्ली डेवलप हो जाता है और किसी में लेट डेवलप होता है। न्यूट्रिशन सपोर्ट ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है, साथ साथ में कंबाइंड मेडिकल एंड सर्जिकल रिहेबिलिटेशन थेरेपी इसमें हेल्पफुल हो सकती है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।